नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 5 फरवरी को मतदान होना है और मतदान से पहले हर कोई ये जानना चाहता है कि दिल्ली की जनता इस बार दिल्ली की सत्ता किसे सौंपने वाली है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं राउंड टेबल, जहां पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। बात करेंगे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार क्या होने जा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ विक्रांत यादव हैं, द स्वतंत्र के एडिटर, बहुत बहुत स्वागत विक्रांत जी आपका। हमारे साथ नीरज गुप्ता जी हैं, तक चैनल्स के क्लस्टर हेड, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इंडिया टुडे के सीनियर एडिटर हमारे साथ हैं कुणाल कुमार, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो विजय जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार हर कोई ये कह रहा है कि बहुत मुश्किल है ये कह पाना कि कहाँ जा रहा है जनता का इस बार का मिजाज। समझ नहीं आ रहा कि जनता की नब्ज जो लोग टटोल रहे हैं वो कॉन्फिडेंटली नहीं कह पा रहे हैं कि इस बार कहाँ एज है, कहाँ इस बार अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता जा रही है। आप क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, हर इलेक्शन वैसे तो बहुत मुश्किल होता है समझना कि किस तरह से जा रहा है, कहाँ जा रहा है। और अभी जो पिछले चुनावों के नतीजे आए, उन्होंने तो जितने विशेषज्ञ हैं उनको बड़े झटके दिए कि वो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। उनकी समझ और जनता की समझ का फ़र्क होता है। लेकिन दिल्ली के चुनावों में एक महत्वपूर्ण बात है जो दूसरे चुनावों से अलग है, वो है कोड केजरीवाल। केजरीवाल हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के कन्वेंशनल पॉलिटिशियन नहीं है। और ये एक बड़ी वजह है कि जो एक विनिंग मशीनरी वाली नरेंद्र मोदी की सरकार है या पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो लगातार 3 चुनावों में उनसे मुकाबला नहीं कर पाई है। 2 चुनावों में तो धराशायी हो गए एक तरह से। ऐसा खराब प्रदर्शन तो देश भर में कहीं नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी का। तो जब तक कोड केजरीवाल को क्रैक नहीं कोई करता, तब तक इस चुनाव को जीतना या उस चुनाव को समझना मुश्किल काम है। वो बहुत अनकन्वेंशनल पॉलिटिशियन है। और अनकन्वेंशनल पॉलिटिशियन के तौर पर एक बड़ी वजह रही कि वो 10 साल में इतनी बड़ी ताकत बन गए। 10 साल में वो देश में दूसरी मतलब राष्ट्रीय पार्टी बन गए। कोई पार्टी ऐसी नहीं रही जो 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन जाए। कोई ऐसी पार्टी नहीं रही जो क्षेत्रीय पार्टी से 2 राज्यों में एक साथ सरकार बना ले, दिल्ली और पंजाब में लगातार उसका। और दिल्ली जो एक पूरा राज्य भी नहीं है, उसका एक लीडर, उसका एक चीफ मिनिस्टर राष्ट्रीय स्तर पर नेता बना हुआ है। क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि राज्य के स्तर पर मत चलिए, कन्वेंशनल पॉलिटिक्स को तोड़कर उन्होंने नरेंद्र मोदी से मुकाबला किया। 2014 के चुनाव में वो वाराणसी पहुंचते हैं, दिल्ली के चुनाव का हिसाब किताब नहीं है लेकिन वहां पहुंचते हैं। तो वो एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हो गए। वो मुकाबला ही नहीं करते राज्यों के क्षेत्रीय नेताओं से, वो सीधे नरेंद्र मोदी से मुकाबले में है, राहुल गांधी से मुकाबले में। कन्वेंशनल नहीं है ये तरीका। वो कन्वेंशनल तरीका भी नहीं है कि वो करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे। पूरी देश में जिस तरह से हो रहा है, अन्ना के आंदोलन से निकलते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन खुद करप्शन में फंस जाते हैं। उसके बाद भी आज कोई हिम्मत करके नहीं कह सकते कि भाई ये करप्ट चीफ मिनिस्टर के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं या करप्ट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं। जिस चीज़ पर आपको निशाना बनना होता है वो समझने लगते हैं। इस पूरे 5 साल में आप देखिए तो शीश महल उनका सबसे बड़ा मसला हुआ, जिसको लेकर बीजेपी ने इशू बनाया। तो वो तुरंत उससे मूव कर जाते हैं और सामान्य घर में चले जाते हैं। तो वो शीश महल का जो इशू है वो फिजल आउट होता है। शराब घोटाले में फंसे हुए होते हैं तो वो उसी को विक्टिम कार्ड की तरह से खेलते हैं कि भाई ये सरकार जो है मुझे जेल में भेज भेज कर ये काम कर रही है। और वो विक्टिम कार्ड यहाँ तक पहुँचता है कि आप कहें कि ये काम नहीं किया तो बोले अरे ये साहब इन्होंने तो जेल में भेज रखा था हमें 4 महीने से, 6 महीने से, 10 महीने से, मनीष जी को भी, संजय सिंह को भी, मुझे भी, सत्येंद्र जैन को, कैसे काम करते। तो वो भी एक अनकन्वेंशनल। अब आप कैसे लड़ेंगे? फिर आप कहेंगे कि भाई वादों पर लड़ते हैं कि आपने वादे पूरे नहीं किए। तो वो तो खुद ही माफ़ी मांगने लग गए कि मैंने यमुना साफ़ नहीं की, मैंने सड़कें ठीक नहीं की, मैंने पानी नहीं दिया। अब कैसे लड़ेंगे? हिंदुस्तान में जब आप माफ़ी मांग ले, अपराध को स्वीकार कर ले, तो वैसे ही हम माफ़ कर देते हैं। तो अब ये सारे ऐसे इश्यूज हैं जिस पर कोई दूसरी अपोनेंट पार्टी कैसे लड़ सकती है उनसे, ये मुश्किल काम है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि यदि कोड केजरीवाल, इसका एक शॉर्ट फॉर्म में मैं कहता हूँ, कोड केजरीवाल को अगर क्रैक कर ले तो ये इलेक्शन के नतीजे बदल सकते हैं। चलिए, विक्रांत जी, आप क्योंकि लगातार ग्राउंड पर जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोड केजरीवाल, जैसे अभी विजय सर भी कह रहे थे, वो कहीं-कहीं कोई पार्टी क्रैक करती हुई नज़र आ रही है? देखिए, मैं विजय जी की बात से सहमत हूँ और उसमें थोड़ा-सा और ऐड करना चाहूँगा कि ये जो चुनाव है, दिल्ली का चुनाव इस बार पूरी तरह से
जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है उस तरह होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप ग्राउंड पे जाइए, 2 ही तरह के आपको वोटर मिलेंगे, एक या तो अरविंद केजरीवाल को पसंद करता है और अरविंद केजरीवाल को वोट देगा, एक अरविंद केजरीवाल को नापसंद करता है, उनको वोट नहीं देगा। तो जो अरविंद केजरीवाल को पसंद करता है वो सबको पता है कहाँ जाएगा वोट, लेकिन जो नापसंद करता है उसके पास अभी 2 विकल्प हैं, कांग्रेस और बीजेपी। इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि सीधा सिंप्लीफाई जो हम जर्नलिस्ट कर देते हैं कि आम आदमी पा अगर कांग्रेस मजबूत हुई तो आम आदमी पार्टी का नुकसान करेगी। इसका एक दूसरा पहलू भी है जिसकी तरफ हमें देखना चाहिए कि अगर कांग्रेस मजबूत होती है, क्या वो वोटर में इतना विश्वास जगा पाती है, नाराज वोटर्स में, जो केजरीवाल से नाराज वोटर हैं, कि हम कांग्रेस भी जीत सकती है। अगर ऐसी स्थिति बनी तो निश्चित तौर पर वो वोटर बटेगा और उसका फायदा बीजेपी को नुकसान होगा और आम आदमी पार्टी को फायदा होगा। दूसरी बात ये साफ दिखाई दे रही है कि आज से 2 महीने पहले अगर हम सिर्फ 2 महीने पीछे जाएं तो ऐसा लग रहा था कि ये इलेक्शन एकदम क्लियर है। अरविंद केजरीवाल का परसेप्शन बहुत खराब था, आम आदमी पार्टी का परसेप्शन बहुत खराब था। उस नेगेटिविटी से निकाल कर आज चुनाव पर हम ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या बीजेपी ये चुनाव जीत पाएगी, जबकि 2 महीने पहले चर्चा ये हो रही थी कि इस बार अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने दम पर अपनी पार्टी के चुनाव को इस लेवल तक ले आए। शीश महल का मुद्दा सबसे नेगेटिव, इनके पास 2 मुद्दे थे, शराब और शीश महल। तो जिस दिन आप सोचिए कि शीश महल का मुद्दा बीजेपी ने बहुत बड़ा बनाया, वीडियो आया, उसी दिन अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया कि अखबारों की, टीवी की हेडलाइन हो गई शीश महल वर्सेस राजमहल। तो ये पूरा जिस तरीके से वो सोचते हैं, जिस तरीके से वो उनकी पॉलिटिक्स है, जो कहा विजय जी ने कि वो कन्वेंशनल पॉलिटिक्स नहीं करते, तो इसी कारण उन्हें कई बार इसका फायदा भी मिल जाता है और वो साफ अभी ग्राउंड पे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। कुणाल जी देखिए, लगातार एक चर्चा जो चल रही है वो ये चल रही है कि कांग्रेस के जो स्थिति अभी दिखाई दे रही है, अगर कांग्रेस की स्थिति मजबूत होती है तो इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को झेलना पड़ सकता है। लेकिन विक्रांत जी कह रहे हैं कि इसके 2 पहलू हैं कि आम आदमी पार्टी को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है और हो सके थोड़ा बहुत डेंट जो है वो बीजेपी को भी लग जाए। लेकिन हमने जो देखा कि बीजेपी का जो वोटर है वो बड़ा लॉयल नज़र आता है। वो 32, 36, 38 के आस-पास उसका वोट फीसदी नज़र आता है। आपकी क्या समझ आ रहा है? आप कितने पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं? आप ग्राउंड पे जा रहे हैं? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो आप जो विक्रांत जी ने कहा साफ-साफ कि बात ये है क्या कि एक है जो केजरीवाल का समर्थक है और दूसरा जो है वो विरोधी है। हम इसको ओवर सिंप्लीफाई इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि हम सवाल ही यही पूछते हैं। क्योंकि जिसकी सरकार होती है, जिसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है, हम सवाल तो यही पूछते हैं ना कि आपको अरविंद केजरीवाल का काम अच्छा लगता है या आपको उनका काम बुरा लगता है? तो हमें यस और नो में आंसर मिलता है, अच्छा या बुरा। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी कोई राय नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में हम समझते हैं क्या कि अरे अगर किसी को अच्छा लगता है तो वो अरविंद केजरीवाल को ही जाकर के वोट देगा। बात इतनी नहीं है, क्योंकि जब आपके पास 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी होता है ना, तो सिर्फ काम पर आपको वोट नहीं मिलता है। जैसे मुस्लिम वोटरों की बात हम लगातार कर रहे थे, वहां पर काम को लेकर के नहीं है। काम हो सकता है कि पसंद हो सकता है नापसंद हो। कई लोगों को काम नापसंद हो, फिर भी वो जाकर के अरविंद केजरीवाल को वोट कर करके आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल नहीं तो बीजेपी जीत जाएगी। उन्हें बीजेपी ज्यादा नापसंद है, इसीलिए काम तो वहां पर सेकेंडरी हो गया। हो सकता है कई बार कि आपको काम केजरीवाल का पसंद हो, लेकिन कई सारे मुद्दे हैं, जैसे अब एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल की सत्ता है, उनकी पार्टी की सत्ता है, वहां पर काम नहीं हो रहा है। कूड़े का पहाड़ उन्होंने कहा था कि हटा देंगे। अभी मैं देख रहा था जहांगीरपुरी में परसों एक कूड़े के पहाड़ का हिस्सा गिरा, उसमें कई लोग दब गए। तो वो कोर वोटर है जो कि कूड़े के पहाड़ के बिल्कुल पास में रह रहा है, लेकिन अगर उसके घर में उसका इंपैक्ट आ रहा है तो क्या वो अरविंद केजरीवाल को चुनेगा? क्या वो वोट जाकर के देगा? यही कुछ स्थिति जो है वो मुस्लिम वोटर्स के साथ खास तौर पर और दलित वोटर्स के साथ, ये जो हमने कई बार हम मान लेते हैं कि ये तो हमारा फिक्स डिपॉजिट है, मुस्लिम वोटर कहां जाएगा? अरविंद केजरीवाल ने ये सोच रखा है, मुस्लिम वोटर कहां जाएगा? वो तो बीजेपी को दे नहीं सकता है, कांग्रेस तो मजबूत है नहीं, तो उसको तो ले दे करके मरता क्या ना करता, उसको मेरे पास आना ही आना है। और यही उन्होंने दलित वोटरों के बारे में बना लिया है। ये स्थिति इस बार इसलिए बदली है क्योंकि कांग्रेस ने एक सिग्निफिकेंट जो बदला, अपनी रणनीति में बदलाव किया, वो किया कि हम कई सारे मजबूत कैंडिडेट उतारेंगे, जैसे संदीप दीक्षित, जैसे अलका लांबा, जैसे फरहाद सूरी, जैसे गोपाल राय के अगेंस्ट हाजी इशराक, वहां पर 40% मुस्लिम मतदाता है। कई सारे अरीबा खान हैं, जैसे अमानतुल्लाह के खिलाफ। अब ऐसे में विकल्प है, अब विकल्प चुनती है जनता, नहीं चुनती है ये जनता पर है, लेकिन उन्होंने विकल्प दिया है, कांग्रेस ने भी दिया है। इस मामले में बीजेपी कहीं ना कहीं, जो बात हो रही थी कि बीजेपी अभी
2 महीने पहले अगर हम बात करते हैं तो नैरेटिव में बनी हुई थी। बीजेपी कहाँ कमजोर हुई? बीजेपी कमजोर इस बात पर हुई कि उन्होंने शीश महल का मुद्दा उठाया और फिर बैकआउट कर गए। उसके बाद वो उस पर कंसिस्टेंट नहीं बने रहे। उसी तरीके से जो कैंडिडेट सिलेक्शन है बीजेपी का कई सारी सीटों पर जीतने वाला मुझे थोड़ा कमजोर दिखाई पड़ता है। अगर मैं कैंडिडेट सिलेक्शन के बारे में बोलूं तो आम आदमी पार्टी का सबसे अच्छा कैंडिडेट सिलेक्शन है और फिर कांग्रेस का, तब तीसरे नंबर पर बीजेपी हम मुझे नजर आती है। तो ये जो कैंडिडेट है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कई सारी सीटों पर इस बार सीट वाइज इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं और मैं बिल्कुल सहमत हूं, कोड केजरीवाल है और उसको डिकोड करना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अब सीधे नरेंद्र मोदी को टारगेट नहीं करते हैं, अब वो अमित शाह को लाते हैं पिक्चर में और नरेंद्र मोदी से बचते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने अपने राजनीतिक जर्नी में सीखी हैं और लोगों को सिखाई भी हैं। लेकिन ये चुनाव थोड़ा मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है। थोड़ा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि अगर कांग्रेस की तरफ कुछ वोट बैंक शिफ्ट होता है, 4.5% पिछले चुनाव में था, अगर वो डबल डिजिट में जाता है और डबल डिजिट में 15, 12, 13, 15 तक पहुंच पाता है, तो वो किसका नुकसान कर जाएगा, इसके बारे में अभी बिल्कुल हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। नीरज जी, सभी को सुना आपने, और अरविंद केजरीवाल एक राजनेता के तौर पर बड़े डिफरेंट किस्म के नेता बनकर निकले हैं, और जिस तरीके की उन्होंने राजनीति की, अलग अलग तरीके की चीज़ें उन्होंने एक्सपेरिमेंट की दिल्ली में, और कई एक्सपेरिमेंट उनके कामयाब भी हुए। जैसे महिलाओं के लिए फ्री बस राइड उन्होंने स्टार्ट की और काफ़ी पॉपुलर है वो स्कीम उनकी। अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मिडिल क्लास वर्ग के लिए मैनिफेस्टो भी लाते हैं। मतलब वो ये देख रहे हैं कि इस बार जनता में कहीं न कहीं कुछ नाराज़गी की उन्हें भी समझ है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। लेकिन जिस तरीके से उनकी आप ये देखिए कि स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है, रणनीति नज़र आ रही है, उसको देखकर आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ, जो 80 के दशक में भारतीय क्रिकेट टीम में छठे नंबर पे जो बैट्समैन आता था ना, उसको लगता था करना ही क्या है यार, गावस्कर ने सेंचुरी कर दी है, वेंगसरकर ने सेंचुरी कर दी है, गुंडप्पा विश्वनाथ ने स्कोर कर दिया है, अब मुझे क्या करना है। तो ये लगभग हो चुका है कि सारी बातें मैं मुझसे पहले वाले लोगों ने बोल दी हैं। स्ट्राइक रोटेट कीजिए। हाँ, लेकिन देखिए, पहले तो मैं जब ज़ूम आउट करके इस चुनाव को फॉलो देखता ऑन हूँ, आप ही को बचाना है। नहीं फॉलो ऑन तो हम दूसरी टीम तो को जो रहता है फॉलो ऑन बचाता है, और जो वर्ल्ड कप जिताना होता है तब उसी का नंबर आता है। तो जब मैं ज़ूम आउट करके इस चुनाव को देखता हूं, तो मुझे आम आदमी पार्टी का एक नेगेटिव पॉइंट यही लगता है कि इस बात पे चर्चा हो रही है कि वो इस बार फाइट कर रहे हैं, इस बार मुकाबला कांटे का है। क्योंकि पिछले 2 चुनावों में जिस तरह की जीत आम आदमी पार्टी ने हासिल की, उनके कार्यकर्ताओं को शायद ये आदत ही छूट गई थी कि हमें कोई कांटे की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो एक तरफा जीत के आदी हो गए थे। इस चुनाव में वो कांटे की लड़ाई है। अब हम जब कंफ्यूज होते हैं कि इस कांटे की लड़ाई में कौन जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा है, उसमें मेरा अपना ये मानना है कि कुछ ट्रेडिशनल टर्मिनोलॉजी है इलेक्शन को एनालाइज करने की, हमारी कन्वेंशनल थिंकिंग के तहत, जो पिछले 5-7 सालों में बुरी तरह से टूटी है। उसका पहला वर्ड है एंटी इनकम्बेंसी। जब हम एंटी इनकम्बेंसी को अरविंद केजरीवाल का नेगेटिव पॉइंट मानते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए गुजरात में कहाँ एंटी इनकम्बेंसी, हरियाणा में कहाँ एंटी इनकम्बेंसी, मध्य प्रदेश में कहाँ एंटी इनकम्बेंसी, ऐसे पश्चिम बंगाल में कहाँ है एंटी इनकम्बेंसी, महाराष्ट्र में कहाँ है एंटी इनकम्बेंसी। बीजेपी और गैर बीजेपी दोनों सरकारें हैं जहां पे एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में चेंज किया है सरकारों ने। तो ये एक फैक्टर है जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हम उसे पुरानी सोच में देखते हैं। अगला फैक्टर है, जब हम बीजेपी के नज़रिए से देखते हैं कि बीजेपी के पास तो कोई चेहरा नहीं है, अरविंद केजरीवाल के पास चेहरा है। कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, कौन चेहरा है वो? राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? कौन चेहरा है वो? बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। विष्णुदेव साय कौन चेहरा जान रहे हैं? नायब सैनी को कौन जान रहा था? तो बीजेपी ने राज्य दर राज्य, योगी आदित्यनाथ को छोड़ दीजिए, हेमंत बिस्वा शर्मा को छोड़ दीजिए और अब देवेंद्र फडणवीस को छोड़ दीजिए, बीजेपी ने राज्य दर राज्य ये साबित किया है कि चेहरा विधानसभा चुनाव में उनके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो यहां पर भी नहीं है। तो दोनों के ये प्लस और माइनस पॉइंट हैं जिन्हें हम पुराने चश्मे से देख रहे हैं। अब जो बात अरविंद केजरीवाल की आती है, जो विजय जी ने सबसे पहले कही थी, नरेंद्र मोदी को मुझे लगता है कि किसी भी राज्य में अब गैर बीजेपी के नेता से इतनी मुश्किल लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। जो जिसे कहते हैं कि परसेप्शन के लेवल पे, एक थिंकिंग के लेवल पे,
अरविंद केजरीवाल के पॉलिटिकल रिफ्लेक्सेस इतने तेज हैं कि वो नरेंद्र मोदी जैसे नेता को भी चौंकाते हैं, अमित शाह जैसे नेता को भी चौंकाते हैं। आप मुझे ये बताइए, बीजेपी किसी राज्य में जाके कहती है कि यहाँ अगर कोई और पार्टी जीतेगी तो पाकिस्तान में पटाखे बजेंगे। अरविंद केजरीवाल को पता है कि उनका जो कोर वोटर है या उनका जो फोकस वोटर है वो जो है वो उसको पानी, शिक्षा, पैसा, ये सब उसका फोकस है अरविंद केजरीवाल का। तो वो क्या कहते हैं, जब बीजेपी आएगी तो 25,000 रुपए आपको नुकसान होगा। मुझे बताइए, अरविंद केजरीवाल के अलावा किसी और मुख्यमंत्री ने बीजेपी पे इस तरह का पलटवार किया हो कि मेरे आने से आपको फायदा होगा, ये तो एक बात है, लेकिन उनके आने से 25,000 रुपए महीने का आपको नुकसान होगा। मैं तो पैसा दे रहा हूं, वो आएंगे तो पैसा काटेंगे। तो ये इस तरह के पॉलिटिकल रिफ्लेक्सेस जब वो दिखाते हैं, वो मध्यम वर्ग, जैसे ही उनको एक इनपुट मिलता है कि मध्यम वर्ग इस बार दूर हो सकता है, मध्यम वर्ग को भी पहली बात यह है कि हम पैसे के नजरिए से ना देखें, क्योंकि दिल्ली जैसे शहरों में मध्यम वर्ग अपने आप को वो लोग कहते हैं जो असल में उच्च वर्ग हैं पैसे के नजरिए से। तो यहाँ आप स्टाइल ऑफ लिविंग के हिसाब से कह लीजिए। तो जैसे ही उन्हें महसूस होता है, वो एक लिस्ट लेके आ जाते हैं कि बीजेपी के आने से आपकी ये योजनाएं कट जाएंगी, मध्यम वर्ग को नुकसान होगा, या बीजेपी ये दे ये दे ये दे, क्योंकि ये तो केंद्र को देना है, मुझे नहीं देना है। तो अरविंद केजरीवाल के इन पॉलिटिकल रिफ्लेक्सेस से बीजेपी जो है वो मुझे नहीं लगता कि उस तरीके से मुकाबला करती है जैसे बाकी जगहों पे करती है। यहाँ पर अभी भी मेरा ये मानना है कि मुकाबला ये जो 36 का जो मैजिक फिगर है, 36 सीटें जिसे आ गई वो सरकार बनाएगा, तो ये कोई 40-42 पे अटकने वाला है नहीं मामला। 40, 42, 45 का मामला ये है नहीं। अगर अरविंद केजरीवाल को कोई ये मान रहा है कि वो 40-42 सीटें लेके आ रहे हैं, तो फिर मेरा मानना है कि वो 30 पे आके अटकेंगे, 25 पे आके अटकेंगे। ये अदरवाइज ये मामला जो है वो 50 प्लस पे ही रहने वाला है, या 50 के आसपास रहने वाला है, जो अभी आज की तारीख में भी अरविंद केजरीवाल के पक्ष में नजर आ रहा है। लेकिन अभी एक हफ्ता बाकी है। इस एक हफ्ते में नरेंद्र मोदी मैदान में आएंगे, वो एक फैक्टर है जो बीजेपी, कम से कम बीजेपी का हर कार्यकर्ता, हर नेता उसको अपना एक पॉजिटिव पॉइंट मानता है कि वो कुछ लेके आएंगे। योगी तो हालांकि मुझे कोई बहुत बड़ा वो नहीं लगता है, बटेंगे तो कटेंगे टाइप और मैं वो बात भी देख रही थी कि जो योगी आदित्यनाथ के जो स्टेटमेंट वायरल होते हैं, जिस तरीके आपने भी एग्जांपल दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन दिल्ली में जब आए तो वो यूपी के मॉडल की बात कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल के मॉडल, दिल्ली मॉडल वर्सेस यूपी मॉडल चल रहा था। नहीं, मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ कि योगी जो है, जो बाकी राज्यों में, देखिए दरअसल दिल्ली का जो पूरा डेमोग्राफी है वो कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों से, खास तौर से यूपी से तो बिल्कुल ही अलग है। यूपी में जब हम चुनाव कवर करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं यादव किसको वोट देगा, ओबीसी की भी बात नहीं कर रहे, यादव किसको वोट देगा, गैर यादव किसको वोट देगा, दलितों में जाटव किसको वोट देगा, गैर जाटव किसको वोट देगा, सामान्य कास्ट में ठाकुर किसको वोट देगा, ब्राह्मण किसको वोट देगा, क्या ब्राह्मण टूट जाएगा। हम इस टर्मिनोलॉजी में यूपी का इलेक्शन कवर करते हैं, जो कि योगी आदित्यनाथ का होम पिच है। दिल्ली में तो ऐसी कोई बात ही नहीं होती ना। दिल्ली में तो ये तक बात नहीं करते हैं आप मुसलमान किसे वोट देगा या गैर मुसलमान किसे वोट देगा। यहाँ तो आप बात करते हैं झुग्गी वाला किसको वोट देगा, कॉलोनी वाला किसको वोट देगा, हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाला किसको वोट यहाँ पर देगा। वोट बटा हुआ, यहाँ पे क्लास वाइज वोट बटा हुआ है। इसलिए योगी आदित्यनाथ की धार जो मुझे लगता है कि वो दिल्ली में आके वो बहुत कमजोर होती है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कंपैरेटिवली जो उनकी धार दूसरे राज्यों में होती है उनके मुकाबले में वो दिल्ली में कमजोर हो जाती है। इसीलिए वो आके यहाँ यूपी मॉडल की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। वो कहते हैं हम गंगा में महाकुंभ के नाम पे वो कहते हैं कि हम गंगा में करोड़ों लोग नहा रहे हैं, यमुना में नहा के दिखाएं। पलटवार उन पे अखिलेश यादव कर देते हैं कि यमुना जो यूपी से निकल रही है आप उसमें नहा के दिखा दीजिए। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का फैक्टर मैं अगले एक हफ्ते में उतना मजबूत नहीं मान रहा हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी को मैं थोड़ा क्यूरियसली वेट कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी बहुत पत्ते दबा के खेल, पर देखिए नरेंद्र मोदी को अब डेली की पॉलिटिक्स में तो हम पाते नहीं हैं। वो उस तरह से आते हैं जिसे कहते हैं कि एक आश्चर्य की तरह आते हैं, चुनाव में आखिर में आते हैं और आखिर में कोई नई बात कह के जाते हैं। तो दिल्ली में वो केजरीवाल के बरक्स क्या बात लेके आएंगे, इसको मैं थोड़ा सा क्यूरियसली वेट कर रहा हूं कि वहां पे क्या होगा। आज के अखबार आप हमारे सामने पड़े हुए हैं, आप देखिए ना, ये भी पिच केजरीवाल की है जिस पे वो बीजेपी को खींच के लाते हैं। यहाँ पर विकसित दिल्ली के संकल्प पत्रों की बात बीजेपी कर रही है, यानी फ्री बीज। हालांकि उसमें हम डिटेल में जाएंगे, लेकिन मैं एक और बात यहाँ कहना चाहता हूँ, जो अरविंद केजरीवाल की एक और चतुराई है, हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो।
हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मुझे कोई ये बता नहीं सकता कि परसों अरविंद केजरीवाल ने क्या वादा किया था। वो अपने जो कल वादा किया था उन्होंने, वही आपको याद रहता है, क्योंकि कल वो कोई और वादा कर देंगे, परसों वो कोई और वादा कर देंगे। तो ये जो बीजेपी का, ये भी दूसरे राज्यों में बाकी पार्टियों के जो नेता हैं, बीजेपी गोल पोस्ट चेंज करती है, वो इसलिए हम उसमें उलझ जाते हैं। बीजेपी तो इतने गोल पोस्ट चेंज करती है, यहाँ पर बीजेपी अरविंद केजरीवाल के सामने ये पॉइंट फेस करती है। अरविंद केजरीवाल इतने गोल पोस्ट चेंज करते हैं, बीजेपी को समझ नहीं आता है कि किसको पकड़े किसको छोड़े। तो ये एक, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल का अभी भी भले ही ये कांटे की लड़ाई कही जा रही हो, आज की तारीख में अपनी इन तमाम खूबियों या चालाकियों की वजह से अरविंद केजरीवाल जो है वो एडवांटेज अरविंद केजरीवाल की स्थिति में खड़े हुए हैं। एडवांटेज अरविंद केजरीवाल, विजय जी कह रहे हैं, नीरज जी, कि केजरीवाल को अभी भी एडवांटेज लग रही है। और अभी तक की जो रिपोर्ट्स भी आए हैं, जो सर्वे भी आया है, वो भी ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को एडवांटेज है। इवन सी वोटर का सर्वे मैं देख रही थी, तो उसमें ये दिखाई दे रहा है कि जो महिला वोटर्स हैं, उनमें एक एज अरविंद केजरीवाल के लिए नजर आ रही है 7 से 8% की। देखिए, वही वाली बात होगी ना, जो कह रहे हैं कि एडवांटेज है। एडवांटेज का वजह वही है ना कि वो अनकन्वेंशनल है। आप सोचिए कितना बड़ा काम हुआ। इन चुनावों से पहले आपने क्या ऐलान कर रहे थे कि रेवड़ी की बात कर रहे थे कि रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, रेवड़ियाँ नहीं चलेंगी, रेवड़ियों का से नुकसान होगा। मैंने कहा कि भाई दिल्ली का मौसम जो है ना, दिल्ली में रेवड़ियाँ बहुत चलती है सर्दी में। और भाजपा के संकल्प ठीक है। पत्र का पहला पॉइंट क्या है? भाजपा सरकार चल वही- रही वही योजनाएं मैं- जारी तो रखेगी। अब आपने क्या किया कि वो रेवड़ियों को खुद ने अडॉप्ट किया। केजरीवाल साहब ने सबसे जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद है, उसमें उन्होंने बैनर लगाया, रेवड़ी पर चर्चा। आइए फेस कीजिए ना मुझसे कि रेवड़ी पर चर्चा, मैं रेवड़ी बांट रहा हूँ, ये रेवड़ी नहीं बांट रहे, करते हैं चर्चा। तो बीजेपी ने क्या किया कि रेवड़ी को मान लिया और कहा कि भैया ये जो नीरज जी ने कहा, बहुत मतलब गहरी बात उन्होंने की कि आप कह रहे हैं कि 25,000 का नुकसान होगा। तो प्रधानमंत्री जी तक को कहना पड़ा कि भाई ये जो योजनाएं हैं केजरीवाल साहब की, इनको हम बंद नहीं करेंगे, ये योजनाएं जारी रहेंगी। तो इसका मतलब वो तो रेवड़ी नहीं है। अब आप दूसरा देखिए, जो गोल पोस्ट चेंज करने की बात हुई, अरविंद जी रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कभी देखा कि बीजेपी 3 बार में संकल्प पत्र घोषित कर रही हो? 3 बार दिया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, कांग्रेस ने 5 गारंटियां अलग अलग दिन जारी की है, और बीजेपी को हर दिन डर लगता है कि भाई आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अब आज इसका क्या जवाब करेंगे? क्या देना है। ये सारी बातें ना, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर, मैं बिल्कुल सहमत हूँ नीरज जी से कि अब एंटी इनकम्बेंसी नहीं चल रहा फैक्टर उस तरह से। वोट बैंक को देखें तो अरविंद केजरीवाल साहब के पास 30% वोट जो लोअर मिडिल क्लास और ईडब्ल्यूएस का है, वो आज भी फिक्स है। उसमें मुझे नहीं लग रहा कि कोई बदलाव हुआ है। इस चुनाव का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि इस चुनाव में कोई इशू है क्या? नहीं है, केवल गारंटी इशू है। अब वो मोदी की गारंटी है, वो केजरीवाल की गारंटी है, वो कांग्रेस की गारंटी है। और जो सरकार में होता है उसकी गारंटी पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि 10 साल से वो चला रहे हैं। वो 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहे हैं, वो पानी मुफ्त दे रहे हैं, वो एजुकेशन का काम कर रहे हैं, वो हॉस्पिटल का काम कर रहे हैं, वो मोहल्ला क्लिनिक चला रहे हैं। उसमें कम ज़्यादा हो रहा होगा, लेकिन वो मिल रहा है। तो वो वोटर क्यों जाएगा? मुझे 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही है, और मुझे पता नहीं है कि नीरज जी की पार्टी वो 200 यूनिट देगी कि नहीं देगी, वो सोलर पैनल क्या होता है मुझे नहीं पता। तो क्यों मैं, और जो मिल रहा है उसको छोड़ के क्यों दूसरे के पास जाना है? आप दूसरा क्रैक सोचो कि आप कैसे कोड को क्रैक करेंगे या डिकोड करेंगे कि पूरे देश भर में बीजेपी ने सब पार्टीज को, कांग्रेस समेत सबको एंटी हिंदू लीडर के तौर पर ब्रांड किया है। क्या बीजेपी केजरीवाल को एंटी हिंदू ब्रांड कर पाई है? और वो तब कह रहे हैं जबकि मुसलमान उनके साथ खड़ा है। खुद केजरीवाल साहब क्या करते हैं कि आप कहेंगे मुझे एंटी हिंदू, मुस्लिम प्रो मुस्लिम कहेंगे, तो वो खुद करवाते हैं कि वो इमाम जो हैं वो आकर इलेक्शन से पहले आकर कहते हैं कि हमें पैसा नहीं मिल रहा, उधर ग्रंथी को और पुजारियों को पैसा दे रहे हैं, तो फिर आप उसे कैसे प्रो मुस्लिम कहेंगे? और उनको तो दे ही रहे हैं ना पैसा, उनको तो 2019 से दे रहे हैं पैसा। इमामों को तो पैसा 2019 से दे रहे हैं, तो क्या वो छोड़ के चले जाएंगे? लेकिन आप एक इमेज बना रहे हैं कि इमाम आकर कह रहे हैं कि भाई हमें पैसा नहीं मिल रहा, तो वो आप उसको एंटी हिंदू बना नहीं सकते। ये एंटी हिंदू बनाया आपने, नहीं बना पाए। एंटी दलित, एंटी पिछड़ा बना पाए केजरीवाल को? नहीं बना पाए। अब दूसरा वोट बैंक है जो दिल्ली का सबसे बड़ा वोट बैंक है, वो मिडिल क्लास। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल के पास मिडिल क्लास वोटर सबसे पहले गया था, जिसने दिल्ली की पॉलिटिक्स को बदला। क्योंकि हम जो लोग हैं मिडिल क्लास लोग, बहुत ही डबल फेस लोग हैं, सॉरी टू से, हमें अपना काम किसी भी तरह से हो जाए वो चाहिए। वो पैसा देकर हो, वो नीरज जी की पहचान से हो, वो अनुराधा कह दे उससे हो,
लेकिन लीडर के साथ नहीं चाहिए, लीडर ईमानदार होना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल को समझ में आया कि लीडर ईमानदार होना चाहिए। ये जो इमेज थी उसकी, एक ईमानदार नेता की, राजनीति को बदलने की, हमें बदलनी ही नहीं है। मुझे तो टिकट कैसे भी करवा दो, मेरी ज़मीन का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे भी करवा दो, ये काम होना चाहिए। लेकिन लीडर ऐसा नहीं होना चाहिए, लीडर वो। तो उन्होंने उस इमेज को बरकरार रखा, लेकिन किसी को परेशान नहीं किया। वो तो ये भी कहते हैं कि कोई पैसा दे रहा है तो ले लेना पैसा। तो वो टिपिकल जो एक मिडिल क्लास माइंडसेट है ना, उसको ग्रैब किए हुए हैं। और फिर जब वो कह रहे हैं 25,000 का नुकसान होगा, तो इतने सारे ज्ञान आप दे रहे हो कि ये फ्री बीज मिल रही है, किसी ने मना किया कि मत दीजिए ये फ्री बीज? 200 यूनिट जो बिजली मिल रही है फ्री, उसको किसी ने मना किया? पानी का बिल माफ़ करने की बात हुई है, उसमें किसी ने मना किया? तो इसलिए उसने मिडिल क्लास को भी काफ़ी हद तक अपने कब्जे में रख रखा है आम आदमी पार्टी ने। कैंडिडेट्स की बात हुई, बीजेपी ने जो बड़ा काम किया इस दौरान वो ये था कि 2 महीने पहले तक हमें लग रहा था कि ये संगठन नहीं है, इनके पास कोई नेता नहीं है, ये लड़ेगी कैसे पार्टी। आज इस पर बहस नहीं हो रही, और मैं समझता हूँ ये समझदारी का फैसला है, क्योंकि बीजेपी किसी भी लीडर को लेकर आती, वो अरविंद केजरीवाल के काम में हल्का पड़ता, तो वो डिफीट होती उनकी कि ये केजरीवाल साहब, फिर वो कहते अच्छा ये केजरीवाल साहब हैं, ये विजय त्रिवेदी, इससे क्या लड़ेंगे? तो वो लड़ाई खत्म कर दी बीजेपी ने। अरविंद केजरीवाल जैसे इंडिया ब्लॉक ने किया जनरल इलेक्शन में कि मोदी वर्सेस कोई नहीं है, क्योंकि मोदी वर्सेस किसी चेहरे को खड़ा करेंगे तो आप हार रहे हैं पहले ही चरण में। वो लड़ाई खत्म कर दी बीजेपी ने, वो एक काम किया। और संगठन पर थोड़ा काम किया है, संघ ने कितना काम किया है वो सब नतीजे में बदलेगा। बीजेपी के पास वोट बैंक बड़ा है, 38% वोट आज की तारीख में भी है। बीजेपी तो कंफ्यूज इसलिए है कि भाई साहब मुझे 56% 55% वोट देते हो आप लोकसभा में, वहां गायब कहाँ हो जाते हो वो 20% लोग। बीजेपी का ये इस इलेक्शन में सबसे बड़ा रोल जो हो सकता है वो ये है कि वो अपने वोटर को बूथ तक ले आए। अगर वोटर को बूथ तक ले आता है उसका नेता, उसका जो कार्यकर्ता है, तो बीजेपी इस इलेक्शन को जीत सकती है। उसके पास कोई मतलब बीजेपी को जीतने के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना, उसका वोटर ही नहीं आया, क्योंकि वहाँ पर कोई लीडर ही नहीं था, कोई को पहचानते नहीं। मुझे एक दिन किसी ने कहा कि भाई वो आजकल अध्यक्ष हैं, तो मैंने कहा पार्टी में पूछ लीजिए कि 10 अध्यक्षों में से कौन से अध्यक्ष को आजकल जानते कि कौन अध्यक्ष है। बीजेपी के लीडर का हाल ये है कि 7 एमपीज हैं। मैंने चैलेंज किया एक दिन कि बीजेपी के लीडर्स बताएं 7 एमपीज के नाम। सही बात। 7 एमपीज जो दिल्ली में हैं उनके नाम बीजेपी के लीडर बताएं, नहीं बता सकते। तो लीडर ही नहीं है कोई। 7 लीडर होने के बाद 7 अध्यक्ष बन गए 10 साल में उनके, तो कोई भी वहां पर नहीं है। तो वो उसको भी कोड डिकोड नहीं कर पा रही कि कैसे संगठन, पार्टी का वर्कर है। कांग्रेस के पास परेशानी क्या है कि कांग्रेस के अभी जो कैंडिडेट्स आए वो अच्छे आए, लेकिन संगठन नहीं है। इसलिए मैं इस उम्मीद को बहुत ज़्यादा समझता हूँ कि कांग्रेस डबल डिजिट में आ जाए। मुझे किसी हालत में नहीं लगता कांग्रेस डबल डिजिट में आ जाएगी, तो फिर इस इलेक्शन को डिकोड ही नहीं कर सकता। वो बिल्कुल अलग तरीके का इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन एक बात है, जो देखिए मैं मान गया कि बीजेपी जो है, बीजेपी स्ट्रेटेजिकली उन्होंने घोषणा नहीं की अपने मुख्यमंत्री पद की। दोनों ही चीजें समझ लो, स्ट्रेटेजी भी और है भी नहीं उनके हाँ पास। नहीं भी है, लेकिन दिक्कत क्या है कि पहले बनिया पंजाबी पार्टी कही जाती थी दिल्ली में बीजेपी। इस बार उन्होंने थोड़ा एक रणनीति में बदलाव किया। इस बार उन्होंने जाटों को बहुत ज्यादा टिकट दे दिया, गुजरों को ज्यादा टिकट दिया। तो जब हम फोकस करते हैं ना बतौर मीडिया, हम करते हैं नई दिल्ली में, हम जंगपुरा में, हम कालकाजी में चले जाते हैं, हम नरेला, भवाना, मुंडका, नांगलोई में कम जाते हैं। इस बार जो बीजेपी का जो फोकस है वो इन आउटर दिल्ली की सीटों पर ज्यादा है। और जब हम देखेंगे कि जब चुनाव लड़ा जाएगा और अभी जो कैंपेन भी हो रहा है उसमें आउटर दिल्ली पे जो बड़े बड़े नेता भेजे जा रहे हैं वो आउटर दिल्ली की सीट्स पर भेजे जा रहे हैं। वहां पर न तो अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं चुनाव, क्योंकि अब जाट नेता है नहीं है। आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल के पास भी कोई जाट नेता नहीं है। अरविंद केजरीवाल वैसे तो सर्वमान्य नेता है, लेकिन जाट नेता अगर उस तरीके से कहें तो आपके पास नहीं है। नहीं आपके पास कोई गुजर नेता है उस तरीके का, गांव का अब कोई नेता नहीं बचा। कैलाश गहलोत को आपने प्रोजेक्ट किया था। ये सारी चीजें हो सकता है कि फैक्टर ना करें। अगर अरविंद केजरीवाल पर ही अगर वोट पड़ रहा है या उनकी रेवड़ियों पर ही वोट पड़ रहा है तो वो नहीं करेगा। लेकिन अगर कहीं पर भी उसमें कुछ चीजें जैसे संघ का दखल बढ़ता है, जैसा उसने बढ़ाया भी है कई सारी जगहों पर, तो वहां पर काम कर सकता है कि संघ के रास्ते आउटर दिल्ली की सीट्स को टारगेट किया जाए, जहां पर ग्रामीण दिल्ली में खासतौर पर सबसे कम काम अगर हुआ है तो वो हुआ है गांवों की सीट्स पर।
अनऑथराइज्ड कॉलोनी में, लेकिन उसके साथ भी एक बड़ा है, उसको मैं बाद में करूंगा, अभी अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं इस वाली बात पे ये कहूँगी जी। कि आप जो बात कर रहे हैं कि जैसे अगर आउटर दिल्ली का जो आपने ज़िक्र किया कि वहाँ पर बीजेपी ने अपने होल्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए जाट को टिकट दिया है, तो काफ़ी नाराज़गी भी निकल कर वहाँ से आ रही है। मैं नरेला का एग्ज़ाम्पल ही ले लेती हूँ। नरेला में नील दमन खत्री टिकट माँग रहे थे और लास्ट तक उन्होंने पोस्टर, बैनर सब जगह छपवा दिए, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला और ये तक बात आ गई कि वो निर्दलीय जा रहे हैं पर्चा भरने, बाद में मैनेज किए गए। तो जो इंटरनल डिस्प्यूट है पार्टी के अंदर, आपको नहीं लगता कि वो भी बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है दिल्ली में? देखिए, पहले ही मैंने कहा कि जो सबसे खराब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो बीजेपी ने किया, लेकिन उसके बावजूद अब क्या है कि अगर 6% जाट है दिल्ली में और आपने टिकट दिया है 11 जाट कैंडिडेट्स को, यानी 70 में 11 दिया, वो 16-17% बैठता है, यानी 6% अगर आपके पास वोट है और उसकी तुलना में आपने 16-17% आपने कैंडिडेट्स उतारे हैं, तो ये एक अपने आप में दांव तो है ही। उसी तरीके से गुर्जर कैंडिडेट्स पर है, तो कई सारी जगहों पर, कई सारी ग्रामीण सीटों पर अब उनका जो नेचर है वो ग्रामीण नहीं रह गया है। उनका नेचर जो हो गया है वो उनमें अनऑथराइज्ड कॉलोनी जुड़ गई हैं। जैसे आप नरेला की बात कर रही हैं, आप चले जाइए द्वारका या फिर उसके साथ लगता हुआ मटियाला, आप नजफगढ़ चले जाइए, इन सारी सीटों में उससे जुड़ती हुई कई सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है। और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में कौन रह रहा है? वो केजरीवाल का वोटर रह रहा है। तो कई बार ग्रामीण वोटर्स पे अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का जो वोटर है वो हावी हो जाता है और ग्रामीण वोटरों को वो नेगेट कर देता है, उसका असर को बिल्कुल खत्म कर देता है। ये एक बड़ी चुनौती है। लेकिन अब बनिया पंजाबी अपनी इमेज को नहीं रखना चाहती है बीजेपी, क्योंकि बनिया खिसक गया अरविंद केजरीवाल के साथ। वो जो छोटे ट्रेडर है ना, जो जैसा कहा कि वो खिसक गया, तो ये वाला स्ट्रेटजी नहीं है। तो ये एक डेमोग्राफी भी तो बदल डेमोग्राफी बदल बहुत गई बदल है। गई, डेमोग्राफी डेमोग्राफी पूरी बदल बदल गई गई है। है। और लेकिन दिल्ली में क्या दिक्कत है कि अरविंद केजरीवाल ने उस डेमोग्राफी को थोड़ा समझा है। जो बीजेपी और कांग्रेस है वो उसमें उस रेस में भी पीछे रह गए, डेमोग्राफी को भी समझ में। आज कौन है दिल्ली में बीजेपी का अध्यक्ष अगर हम कर लें तो वो वीरेंद्र सचदेवा है, अभी भी वो पंजाबी बनिया माइंडसेट से अभी निकल नहीं पाए हैं पूरी तरीके से। कांग्रेस के देवेंद्र यादव हैं ओबीसी, लेकिन यादव वोट कुछ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में मैटर करता है, बाकी नहीं है। अगर किसी मुस्लिम वोट को ही लाना था तो आप एक मुस्लिम बड़ा फेस दे सकते थे, जो कि आपने नहीं दिया। इन सारी चीजों में भी वो केजरीवाल से पीछे हैं। और टीना फैक्टर, जिस पर मैंने 2 दिन पहले भी लिखा था कि पहले हम लोग बात करते थे, जिसमें वाजपेयी जी थे, जोशी साहब ने उस जमाने को कवर किया है, हम लोग कहते थे देयर इज नो अल्टरनेटिव। वही स्थिति जो है कमोबेश जाकर के लास्ट में अरविंद केजरीवाल को लेकर के हो जाती है कि आपके पास तो विकल्प क्या है। बिना दूल्हे की बारात जो अरविंद केजरीवाल निकाल रहे हैं, वो वाकई ये बात तो सही है ना, कि आपके पास नहीं है। ये मैटर तो करता है। नरेंद्र मोदी को वोट इसलिए मिलता है लोकसभा में कि मोदी जी पीएम बनेंगे, लेकिन यहाँ सीएम कौन बनेगा उसका तो आपका पता ही नहीं है ना। उस पे वो रमेश बिधूड़ी का पोस्टर चिपका देते हैं और प्रवेश वर्मा का पोस्टर चिपका देते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो चल रही हैं। और ये एक बड़ी वजह है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को एडवांटेज है। छोटा सा काउंटर पॉइंट है, फिर हम बढ़ेंगे कि देखिए कुणाल, जब भी हम ये तमाम राज्यों में हम पिछले कुछ सालों से बीजेपी ने अपनी बनिया पंजाबी या हरियाणा में जीटी रोड इमेज ये सब तोड़ी है और वो ओबीसी की पार्टी हो गई है, वो दलितों की पार्टी हो गई है। लेकिन जब हम ये कहते हैं ना कि बीजेपी ने ओबीसी को, यूपी में कहते हैं बीजेपी ने इस बार ज्यादा ओबीसी को वोट दे दिया है, ज्यादा दलितों को वोट दे दिया है। देखिए, बीजेपी के पास मुसलमान को वोट नहीं देना है, तो दिल्ली में भी या किसी भी राज्य में वो पूरी आबादी का एक 20% हिस्सा है जो बीजेपी के पास फालतू पड़ा हुआ है। वो 20% केजरीवाल को तो देना है, कांग्रेस को तो देना है। तो वो जो 20% हिस्सा आबादी का बीजेपी के पास खाली पड़ा हुआ है ना, वो मौका मुताबिक उसे जाटों में बांट देती है, वो मौका मुताबिक उसे गुजरों में बांट देती है, मौका मुताबिक उसे वो ओबीसी या दलितों में बांट देती है। तो ये बीजेपी को लिए तो वो जो डिस्ट्रिक्ट फैक्ट भी तो है ना, क्योंकि पंजाबी बनिया उनसे छिटका है और अभी उनको पता है कि अध्यक्ष तो हमने बना दिया, लेकिन अब बहुत ज्यादा आपको उन पर ओवर डिपेंडेंट अगर आप हैं तो फिर आप कहीं के नहीं है, क्योंकि एक तो वो वोट कितना करने आएंगे इस पर डाउट होता है। और दूसरी बात है कि जैसे कि सौरभ भारद्वाज की सीट है ग्रेटर कैलाश, पहले तो विजय कुमार मल्होत्रा की सीट मानी जाती थी और बड़ा स्ट्रांग होल्ड होता था उसमें। कभी राजेंद्र गुप्ता जीतते थे उससे, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे 93 वाली सरकार में बीजेपी के। लेकिन अब क्या है कि वो पूरी तरीके से 3 गांवों के चक्कर में, जो वहां पर चिराग दिल्ली लगता है और शहपुर जट है और तीसरा जमरूदपुर, 3 गांव हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसकी वजह से सौरभ भारद्वाज ने उसको अपना
एक तरीके से गढ़ बना लिया है। तो जो कैप्टिव वोटर्स वाली थी ना, वो कैप्टिव वोटर्स बड़ा अब रहा नहीं। अब आप कैप्टिव वोटर्स बना करके रख नहीं सकते हैं, ये भी एक बड़ी बात हो गई है। वो बदल रहा है, उसका भी लॉयल्टी बदल रही एक है। चीज़ मुझे समझाइए आप, क्योंकि आप दोनों लोग भी दिल्ली को बहुत अच्छे से समझते हैं। सारी बात हो रही है, हम लोग जितनी बात करते हैं सफल, एक ये भी सब कन्वेंशनल बातचीत है। मैं बिल्कुल। समझता जी हूँ। बिल्कुल, जी जी। एक तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जब जनता मन बना ले कि इसको बदलना है, तो फिर कोई सफोलॉजी काम में नहीं आती, कोई वोट पॉलिटिक्स काम में नहीं आती। अब मुझे नहीं पता कि अभी वो मन बना है कि नहीं बना, लेकिन 3 महत्वपूर्ण सीटों की बात करें हम, केजरीवाल साहब की नई दिल्ली सीट की, कालका जी सीट की है, आतिशी जी की, और जंगपुरा सीट। आप कैसे देखते हैं तीनों सीटों को? देखिए, पहले मैं नई दिल्ली करता हूँ। नई दिल्ली में 1,43,000 वोटर थे। अभी जो हुआ क्या कि वहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कई सारे सरकारी जो आप कर्मचारी हैं, वहां पर फाइट है। हाँ, वहां सीधी सीधी फाइट बात है। बताइए, वहां कारण पर छोड़ दीजिए। ट्रायंगुलर फाइट है। 1,09,000 में जिसे भी 30,000 वोट मिलेगा, जो भी पा जाएगा 30,000 वोट, वो आज की तारीख में जीतने का है वो। और ये क्या एनीवन्स संदीप गेम है। दीक्षित को 10,000 वोट मिलेंगे? 10,000 निश्चित तौर पर मिलेंगे, निश्चित तौर पर मिलेंगे, क्योंकि संदीप दीक्षित बाकी अरविंद केजरीवाल क्योंकि और वो उनकी सीट है। अरविंद conventional सीट। केजरीवाल और परवेश वर्मा से अलग हट करके चुनाव प्रचार कर रहे हैं। डोर टू डोर अगर कोई एक कैंडिडेट जा रहा है, तो वो ना तो अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, ना तो परवेश साहिब सिंह वर्मा जा रहे हैं। और परवेश वर्मा के लिए वो बहुत मुश्किल सीट है। मैं उसको संदीप दीक्षित के लिए घर की सीट इसलिए कहता हूं क्योंकि शीला दीक्षित वहां से चुनाव लड़ चुकी हैं और हाँ, वही conventional सीट है कन्वेंशनल उनकी। सीट है, तो लेकिन उनको 10,000 वोट मिलेगा। संदीप दीक्षित के अलावा कांग्रेस भी है वहां पर साथ में। नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। और वो संदीप दीक्षित की ही सीट है, इसीलिए वो संदीप दीक्षित का है, बाकी और कुछ नहीं है। जो संदीप दीक्षित का अपना इमेज है, उस पर जो भी वोट मिलेगा वो संदीप दीक्षित पर मिलेगा। जंगपुरा को आप कैसे? जंगपुरा में आज की तारीख में बीजेपी को एज दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो वहां पर मुस्लिम और जो फरहाद सूरी का भी जो फैमिली सीट है, क्योंकि ताजदार बाबर वहां पर रही थी। जब एनडीएमसी की वाइस चेयरमैन होती थी ताजदार बाबर, तब उन्होंने बहुत सारी नौकरियां दी हैं उस इलाके में। आज भी उनके समर्थक वहां पर हैं। फरहाद सूरी भी मेयर रहे दिल्ली में, हालांकि 15 साल हो गया। तो फरहाद सूरी पिछला चुनाव हारे हैं, काउंसलर का चुनाव भी हारे। लेकिन स्थिति क्या है कि अगर जो भी वोट वो ले जाते हैं, वो नुकसान सीधे सीधे मनीष सिसोदिया का करेंगे। और आतिशी जी में तो अभी वहां पर डायरेक्ट फाइट है। वहां पर अलका लांबा आज की तारीख में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, उनका चुनाव नहीं उठ रहा है। वहां पर डायरेक्ट फाइट रमेश बिधूरी और आतिशी में साफ साफ तौर पर दिखाई पड़ता तो नीरज जी कैसे समझिए, जो 3 सबसे बड़े दावेदार हैं पार्टी की, सरकार के, वो मुश्किल में है कुणाल के हिसाब से, तो फिर कैसे देखते हैं? नहीं, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि चुनाव फंसा हुआ है। इसका और तो चुनाव में मतलब फाइट आप है। चावल देखिए, खाने बिल्कुल, वाले लोग हैं ना, बिल्कुल, चावल तो एक ही देखेंगे, देखो विजय 3 विजय चावल जी, आप हम देख लोग रहे हैं। जो है ना चुनाव को फंसा हुआ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमें ये लग रहा है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो वोट लेंगे और वो बहुत मजबूत कैंडिडेट है। अरे भाई, मजबूत, यही मजबूत कैंडिडेट थे 2013 में जब सबको साफ किया था केजरीवाल ने। यही हारून यूसुफ, यही शीला दीक्षित, इनसे बड़ा नेता तो कोई दिल्ली में हो नहीं लेकिन तब सकता। शीला और दीक्षित को आज भी हारता हुआ कोई नहीं कह रहा था। आज भी कांग्रेस के जो हम जिनको हम बड़ा नेता कह रहे हैं, वो वही बड़े नेता हैं जो उस समय हार करके अपना राजनीतिक कैरियर खत्म करके निकल लिए थे। राजकुमार चौहान से बड़ा नेता दिल्ली में उस सीट पर कोई हो सकता था? कभी सोच नहीं सकते थे कि राजकुमार चौहान हारेंगे। हारून यूसुफ बल्ली मारन से लगता था उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है, वो नहीं हारेंगे। शीला दीक्षित तो कोई सोच ही नहीं सकता था। शाइनिंग इंडिया पे अब बादल हम कब आ जाएं, सूरज पे पता नहीं अब लगता हम ना। दोबारा से उन्हीं कैंडिडेट को, लेकिन मैं आप अभी ये भी देखिए, कह रहा शीला हूँ, दीक्षित मैं अभी हारेंगी भी कह नई रहा हूँ, दिल्ली, ये कब मैं कहता था? कौन कहता था? अरे मैं यही कह रहा हूँ, ये देखिए कि लेकिन अरविंद तो अरविंद केजरीवाल नहीं हार सकते, ये कौन कह सकता है? अरविंद केजरीवाल ने ये सोचा कि मैं शीला दीक्षित को हराऊंगा तभी सरकार बनेगी, वरना अरविंद केजरीवाल के पास मौका था कि वो 70 में से 69 में से किसी सीट पर लड़े। पिछली बार उसने उन्होंने confidence बढ़ाया अपने- रोमेश अग्रवाल को हराया है। कुणाल, उन्होंने कॉन्फिडेंस बढ़ाया अपने कितने वोट से? कार्यकर्ताओं में कि मैंने दिल्ली की सबसे मजबूत सीट चुनी और मैं उसे जीत के दिखाऊंगा। लेकिन रोमेश कांग्रेस की अग्रवाल आज जो और- हालत और है, रोमेश अग्रवाल कांग्रेस और के- यादव जी जैसे कैंडिडेट नहीं है आज की तारीख में। कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे वो अजय माखन हो, उन्हें मैदान में उतर करके बड़ी सीट पर उतरकर कहना चाहिए था कि अरविंद केजरीवाल को मैं हराऊंगा। आप अपने कैंडिडेट को, भी बड़े कैंडिडेट है, वो भी सांसद रह जितने चुके बड़े हैं। वो नतीजा अभी बताएगा नहीं, नहीं वो तो दिल्ली ठीक है, का, वो तो लेकिन मैं कुछ भी अभी भी होगा। कह रहा हूँ कि लेकिन इसमें एक बात बताइए, आप एक बात बताइए कि आप खुद ये कह रहे हैं कि फरहाद सूरी जो है वो वोट काट सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं। क्या मुस्लिम आबादी का वोट
उस कैंडिडेट के लिए जाएगा जो हार रहा है। लेकिन एक बात जानिए, देखिए तब मतलब तो हम आमतौर पे इलेक्शन हम ये तब तो सुनते हैं हर कि इलेक्शन बाइपोलर हो जाता, आमतौर फिर पे तो हम हर ये सुनते इलेक्शन हैं बाइपोलर हो कि जो जाता। जीत रहा है जीत रहे हाँ, तकरीबन बाइपोलर नहीं, हुए हैं। बाइपोलर ही तो हुआ है। बाइपोलर ही हर होते हैं इलेक्शन इलेक्शन। हर इलेक्शन अगर बाइपोलर हो जाए तब तो कोई बात ही नहीं है। तब तो गुजरात में आम आदमी पार्टी को 15% वोट कैसे मिल गया? अभी ओवरऑल बाइपोलर बाइपोलर था, तो 15% एक बाइपोलर इलाके है, लेकिन हराने जिताने में वो 15% भूमिका निभाता है। अगर किसी को 15% वोट मिल जाए तो वो हराने जिताने में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई जीत रहा है, लेकिन वो 15% वोट ले जा रहा है। ये भी स्थिति हुई है, ऐसा नहीं है क्या कि स्थिति सिर्फ बाइपोलर इलेक्शन वाली हो रही है, कमोबेश हो रही है। लेकिन ये दिल्ली का जो चुनाव है, दिल्ली में 3 पार्टियां हैं और ऐसा नहीं है कि कोई भी कैंडिडेट नहीं दिया गया हो। जैसे पिछली बार का मैंने एग्जांपल दिया कि रमेश सब्बरवाल को कांग्रेस ने उतारा था, कोई नहीं जानता, ठीक है, तो वहां पर तो बिल्कुल उन्होंने हथियार डाल दिए। या फिर बीजेपी ने भी जो कैंडिडेट दिया था, यादव जी जो दिए थे, वो भी अरविंद केजरीवाल के सामने बौने थे। तो ऐसे कैंडिडेट्स इस बार नहीं है, चाहे परवेश वर्मा हो चाहे संदीप दीक्षित हो, उनकी अपनी पहचान है। अब उसमें अरविंद केजरीवाल जीत सकते हैं, निश्चित तौर पर वो पूर्व सीएम है, मौजूदा विधायक हैं। लेकिन इसमें एक और चीज जो लार्जर पिक्चर है, इस चुनाव को जीतने से भी ज्यादा बड़ा है कि अरविंद केजरीवाल को हराया जाए। बिल्कुल 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 सही बात है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली भले ही छोटा राज्य है, या हम ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का फोकस तो केंद्र की सरकार पर मुख्यतः रहता कांटा है। कहीं लगा हुआ है क्या? हाँ, कांटा कहीं लगा हुआ नहीं, है? डेफिनेटली लगा हुआ है। और अरविंद केजरीवाल अगर इस चुनाव को जीतेंगे तो मुझे लगता है कि वो गैर बीजेपी जो मोर्चा है केंद्र के लेवल पर भी, जब वो 2029 का चुनाव लड़ेगा तो वो उसमें एक मजबूत कैंडिडेट हो जाएंगे, नंबर 1 चेहरा बनने के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे। और अरविंद केजरीवाल के साथ जो यंगर होने का एडवांटेज है वो सर है, जो मात्र 10 साल पुरानी पार्टी है। सभी पार्टियों के साथ ये दिक्कत है कि वो जब भी कोई स्टैंड लेते हैं तो उनका एक पुराना इतिहास उस स्टैंड के खिलाफ खड़ा हुआ, बैगेज खड़ा हुआ। कांग्रेस पार्टी आज राहुल गांधी दलितों की बात करते हैं, पुराना इतिहास आ जाता है सामने कि क्या है, वो ओबीसी की बात करते हैं, मंडल आयोग के खिलाफ राजीव गांधी की स्पीच निकल के आ जाती है। दलितों के लिए अखिलेश यादव बात करते हैं, वो आ जाता है कि ये तो रिजर्वेशन में मतलब प्राइवेट नौकरियों में रिजर्वेशन का इन्होंने कागज फाड़ा था। तो तमाम पार्टियों के साथ एक बैगेज है, ममता बनर्जी के साथ एक बैगेज है। अरविंद केजरीवाल के साथ एडवांटेज ये कि कोई बैगेज नहीं है, वो हर रोज एक नया स्टैंड ले सकते हैं, हर रोज एक नई आइडियोलॉजी लेके आ सकते हैं, क्योंकि उसके खिलाफ कोई पुराना इतिहास नहीं है। आपको लग रहा है बैगेज नहीं है? मुस्लिम वोट सीट्स पर क्या बैगेज, आपको बताता हूं, 2020 के दंगे बैगेज है। जब भी होता है वो 3 दिन तक वो घर से नहीं निकलता। 5-7 साल में पार्टी 5-7 साल के इतिहास में नहीं देख सकते आप। 5-7 साल का इतिहास नहीं है। हम भारत रेफरेंस में बात करें कि इस चुनाव में मुसलमान का क्या है। दूसरी चीज है, जिस तरीके से उन्होंने, और आतिशी का ट्वीट अभी वायरल हो रहा है, आप मुस्लिम इलाकों में जाइए, तबलीगी जमात के खिलाफ उन्होंने कहा था कि तबलीगी जमात की वजह से कोविड फैला। वो ट्वीट वायरल हो रहा है, 2020 का ट्वीट है, लेकिन अभी वायरल किया जा रहा है। उसको क्यों किया जा रहा है? और क्योंकि उन्हें पता है कि इस तरीके के जो इमोशनल इश्यूज हैं उससे मुस्लिम वोटर को प्रभाव पड़ता है। मेरा भी एक टेक है, या 370 का इशू है। अगर इसमें कांग्रेस पार्टी, जैसा विजय जी ने कहा, कि अगर वो 10+ वोट ले लेती है या वोट परसेंटेज भी वो डबल डिजिट में ले लेती है, तो ये चुनाव एक नजीर होगा। हम बरसों तक मायावती के लिए ये बात करते रहे कि मायावती तो 19% वोट पे बैठी हुई है और वो साफ कहा 9% वोट पे खड़ी हुई है, बाइपोलर चुनाव हुआ। हम बरसों तक ये बात कहते रहे कि चाहे जो हो जाए, देवीलाल की जड़ें हरियाणा के अंदर इतनी है कि वो खत्म नहीं हो सकती। वो कहाँ है जड़ें को कोई पता नहीं है। सारा वोट कांग्रेस और बीजेपी में बटा हुआ है। 3 राज्यों वाली जो राजस्थान, मध्य प्रदेश का उदाहरण नहीं है। लेफ्ट कहाँ है? वेस्ट बंगाल में लेफ्ट की जड़ें कहाँ हैं आज हमें पता नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि अगर यहाँ कांग्रेस सीट और वोट, आपने तेलंगाना का उदाहरण नहीं दिया, जहां पर बीजेपी आकर के थर्ड पार्टी बनी है। बीजेपी का तेलंगाना नहीं है, लेकिन वहां पर तेलंगाना में बीजेपी आकर के थर्ड फोर्स के तौर पर वो एस्टेब्लिश हो रही है। हम वहां बात कर रहे हैं जहां बीजेपी नंबर 1 की लड़ाई लड़ रही है। नहीं, नीरज कन्वेंशनल बात कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल को देखिए, वेस्ट बंगाल में बीजेपी थी क्या? नहीं थी। आप सोचते थे लेफ्ट के बिना तो कुछ होगा नहीं, लेफ्ट डिसाइड करेगा, लेकिन वो कन्वेंशनल पूरी बदल गई। लेकिन यहाँ पर भी कन्वेंशनली अगर आप बीआरएस और कांग्रेस का मानते थे, वहां पर बीजेपी आकर के एक तरीके से वो फोर्स बन रही है। ये तो हुआ है ना। और ऐसा नहीं है, जैसा कि मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल का मैंने गुजरात का एग्जांपल दिया, वहां पर भी वो जाकर के उन्होंने चाहे 5 ही सीटें जीती, लेकिन 15% लगभग वोट लेकर के एक आए। लार्जर पिक्चर ये है कि अरविंद केजरीवाल या खुद मोर्चा पंजाब में लेकर, आप ले लीजिए, पंजाब में अकाली पीछे गए हैं। आप ये देखिए ना, अकाली को आप सही एग्जांपल, अकाली कहाँ है आज?
आज की पॉलिटिक्स तारीख में नहीं बचे, नहीं तो आज की तारीख पंजाब में अकालियों के बिना कुछ सोच सकते थे आप? बिल्कुल जिस देखिए- इंदिरा गांधी ने भिंडरावाला को अकाली पॉलिटिक्स के खिलाफ खड़ा किया, Exactly. वो आज कहीं पर है ही नहीं उस वो है ही पॉलिटिक्स में। जी। और कुणाल को जो आप बीजेपी का या आम आदमी पार्टी का उदाहरण दे रहे हैं ना, ये इस कांग्रेस पे लागू नहीं होता, अकाली पे लागू नहीं होता। हम ये पार्टियां जो है ना, ये अपनी वी शेप ग्रोथ की तरफ टारगेट कर रही हैं। यानी कभी ये टॉप पे थी, अब ये फर्श पे आ गई हैं, यहां से ये दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी गुजरात में वी शेप ग्रोथ के लिए थोड़ी लड़ रही है, वो तो जीरो से ऊपर की तरफ जा रही है। तेलंगाना में बीजेपी वी शेप ग्रोथ की तरफ थोड़ी लड़ रही है, वो तो जीरो से ऊपर जा रही है। तो ये एक फर्क है। जब हम इन पार्टियों की बात कर रहे हैं तो वी शेप ग्रोथ जो है वो बहुत डिफिकल्ट है, और वो जो पार्टी करेगी वो फिर नजीर होगा, उसकी बात हम करेंगे। बीजेपी का स्टेट नहीं है ना हाँ, एक जमाने बिल्कुल, तक, 10 साल पहले तक तो कोई सोच कोई स्टेट नहीं था। कोई स्टेक नहीं था सर, मतलब चौटाला, देवीलाल, वो और जीरो से सारे ऊपर लोग गए। कोई सोच ही नहीं सकता था बीजेपी हरियाणा लाल में। देवीलाल हाँ, कांग्रेस पार्टी को सारे हर लाल जगह देवीलाल, हर जगह कांग्रेस पार्टी को वो टॉप से जमीन पे आई है और जमीन से ऊपर जाने की लड़ाई लड़नी है। और दिल्ली में भी ऐसा ही है ना। तो चल नहीं रही ना। हाँ, वो पैदल एक जाना खराब है। हो गई है। वो एक हाँ। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हाँ। वो यही चलने है के लिए क्या कि चाहिए जो ना। ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में, कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन बचा ही नहीं, वो शून्य पर आ गया। तो जो भी वो अगर चुनाव में लड़ाई लड़ रहे हैं, वो या तो अपने बड़े लीडर्स के दम पर लड़ रहे हैं, जहां जहां अच्छे कैंडिडेट्स हैं तो वहां पर अगर उन्हें लगता है क्या कि उनके नाम पर या उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो वापस आ जाएंगे। और दूसरी बात है क्या कि एक चीज जो आज हम कई बार बात करते हैं और ऑफ रिकॉर्ड लोग बताते हैं, वो कहते हैं कि लोगों को शीला दीक्षित का समय याद है और लोग शीला दीक्षित को मिस कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने चाहे जितनी भी फ्रीबीज दे दी हो, लेकिन विकास नहीं किया है। आज कैपिटल एक्सपेंडिचर दिल्ली के 80,000 करोड़ में से 15,000 करोड़ है। आप बताइए कि कहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए। सारी की सारी जो चीजें हैं वो विकास, तो जो लोग उस तरीके का देखते हैं कि मेट्रो या फिर फ्लाईओवर और इस तरीके का, ऐसा भी कई सारे आरडब्ल्यूएज हैं जो लोग हो सकता है कि अभी माइनॉरिटी में हो, लेकिन उनके लिए वो चीज मायने कर रखती है। जैसे पानी नहीं मिल रहा है लोगों को, कई सारी जगहों पर नाले का पानी आ रहा है, ये इस पर फ्री पानी मिल रहा है लेकिन नाले का पानी मिल रहा है। कई सारी जगहों पर आप अक्टूबर नवंबर में चले जाइए, कुछ काम नहीं हुआ पॉल्यूशन को लेकर के। तो ऐसे भी लोग हैं जो इसको कंसर्न है, और दिल्ली देश की राजधानी है। हम ये सिर्फ नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ झुग्गी वाला वोट दे रहा है और अनथराइज कॉलोनी वाला वोट दे रहा है। वोट बाकी लोग भी दे रहे हैं और बाकी लोगों के लिए ये मैटर करता है, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने बहुत कुछ किया नहीं। एक चीज मैं जोड़ दूं, मतलब वो भी रूड है, हालांकि सॉरी के साथ एडवांस में कह रहा हूँ कि जो दिल्ली का वोटर है मोटे तौर पे, जो आपने झुग्गी झोपड़ी जे कॉलोनी और उसके अलावा जो वोटर है मिडिल क्लास वोटर है, और हमारे यहाँ वोट को भले ही अधिकार कहें, ताकत कहें, कुछ कहें, वोटर जो है ना, जिस दिन वोट का दिन होता है वो दामाद की तरह से बिहेव करता है और उन दामाद जी को गुलाब जामुन सामने रखकर भी आपको प्लेट ऊपर लानी पड़ती है। ये तो वो आप कितने भी नाराज हो, वो वोट डालने जा रहा है कि नहीं जा रहा, वोट डालने के लिए उसका कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है कि नहीं। इसलिए मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ कि संदीप दीक्षित पे मैं कोई वो आरोप नहीं लगा, संदीप दीक्षित मजबूत नेता है, लेकिन क्या वोटर को, वो दामाद साहब को बूथ तक लेकर आने वाला कोई उनके पास है? इसीलिए मैं बात बोल रहा था कि कैंपेन वो आप लोग- कैसा करें सर, ये मैं कह रहा हूँ कैंपेन से कैंपेन नहीं कैसा फर्क करें। पड़ेगा, नहीं, वोटर हमारा अगर वो इतना- मेहनत कर रहा है, इतना अगर वो मेहनत कर रहा है, मैं ये कह रहा सॉरी हूँ, टू से, हम भले ही बातें 50 कर नहीं लें, मैं ये कह रहा वो हूँ जाने को तैयार सर, नहीं सर होता मैं है। आपके साथ कार्यकर्ताओं ड्यू को देखता हूँ रिस्पेक्ट ये 50 बात बार कर रहा फोन हूँ, कर रहे हैं, नीरज जी आ रहे हैं, अरे अभी यार ठहर मैं आता हूँ। हैं? सर वो अकबर इलाहाबादी का एक शेर है कि डिनर कौम के गम में करते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर जी को बहुत है मगर आराम के साथ। आराम के साथ। असली प्रॉब्लम वो है, तो उसी ये लड़ाई वही है। लेकिन अरविंद लेकिन मैं कह केजरीवाल रहा हूँ ने कि बड़ा काम किया कांग्रेस कि ने अपना मेहनत नहीं की थी, इस बार मेहनत करती हुई। लेकिन एक बात बताइए, एक बात बताइए कुणाल जी, क्योंकि अच्छा कुणाल जी एक बात बताइए, आप कहाँ है कांग्रेस के नेता, कहाँ है कांग्रेस की लीडरशिप, कहाँ है दिल्ली के चुनाव में? राहुल गांधी सीलमपुर की रैली के बाद गायब हो जाते हैं, प्रियंका गांधी आती नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे रैली नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी आज आ रहे हैं, पूरी की पूरी फ्रेम से, दिल्ली चुनाव के फ्रेम से राहुल गांधी गायब है। आप कहिएगा क्या कि फिर नरेंद्र मोदी सब जगह रैली करते हैं, हो सकता है दिल्ली में हारा हुआ, उनका कैंपेन दिख रहा है कम से कम, हारा हुआ है। कांग्रेस का कैंपेन तो नजर भी नहीं आता उस तरीके से। कैंपेन की बात नहीं है, आपको आपने पप्पू यादव की रैलियां दिखाई नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, नहीं दिखाई। उनकी रैलियों में कितनी भीड़ हो रही है, कितनी है, कितने लोग दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं। आपने बल्ली महाराज के रैली देखा है, कितने लोग थे उसमें? हो सकता है कि वो वोट देने नहीं आएंगे, लेकिन रैलियों में कैसे आ गए? लेकिन आज वो भी खरीद करके कांग्रेस हो की जब सकता है रैली कि कांग्रेस होती है, खरीद करके ला रही हो।
क्योंकि मुझे जितनी भीड़ दिखाई पड़ी बल्ली महाराज की रैली में, हो कुणाल, सकता है लेकिन कि बल्ली वो महाराज मैं वहीं पैदा हुआ हूँ चांदनी चौक में। हाँ। मैं इसलिए बताऊं कि बल्ली महाराज, चांदनी चौक, पुरानी सीताराम बाजार, ये सब इलाके ऐसे हैं, यहाँ पे रैली के लिए भीड़ नहीं, अपने आप खड़े रहते हैं लोग। वो चाहे वहां पे तमाशा किसी का भी देखने, वहां तमाशबीन नहीं, हम वो जैसे तमाशा बहुत नहीं है, है, वो वहां तमाशा नहीं है। वो आप हर समय भीड़ गले रहती है। में वो मैं ये हाँ। नहीं कर रहा हूँ कि हमेशा भीड़ रहती वो है। बाकी आपने जगह शायद- फिर भी आपको 1,500 रुपए दे के लाना मैनेज पड़ता है, करना यहाँ पे पड़ता पैसा भी नहीं देना पड़ता नहीं, हो राजनीतिक सकता दलों है को क्या ज्यादा। कि हो वो तो सकता वैसे है ही क्या जलेबी कि- कचौड़ी नहीं, खा रहे हैं, मैं सीताराम कई सारी वहां से वहां। मैंने एक बल्ली महाराज का एग्जांपल नहीं दिया, मैं आपको कह रहा हूँ कि कई सारी जगहों पर आज से राहुल गांधी की रैली है, और इससे हमें पता चलेगा कि अगर कांग्रेस अगर रिकवर कर रही है कि उनकी रैलियों में किस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट उस समय थर्मामीटर होगा कि अगर ओखला में रैलियों में भीड़ आ रही है या पटपड़गंज में आ रही है, तभी है। देखिए, रिवाइवल कोई एक दिन की बात नहीं है, और एक दिन में कोई भी कांग्रेस सत्ता में आ ही नहीं सकती है। और लेकिन जो मेरा आकलन है कि वो सत्ता में आने का खेल बिगाड़ सकती है, ये मेरा आकलन है कि सत्ता में आने का क्या केजरीवाल का खेल बिगड़ेगा नहीं, लेकिन क्या वो सिग्निफिकेंटली डाउन होगा। अगर वोट जाएगा तो किसका जाएगा। विक्रांत जी, 13 तारीख को रैली थी राहुल गांधी की सीलमपुर में, 15 दिन का गैप हुआ, अब रैली कर रहे हैं। बीच में ये लगातार सबने चलाया कि कोई सेटलमेंट हो गया है, समझौता हो गया है, आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में सारा इंडिया अलायंस आकर खड़ा हो गया है। अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी, उधर उद्धव ठाकरे, तमाम लोगों ने, शरद पवार ने तक कह दिया कि हम चाहते हैं, हमारी ऐसी इच्छा है कि अरविंद केजरीवाल जीते, उन्हें हमारा पूरा समर्थन है। उसके बाद कहीं अजय माकन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल होती है, राहुल गांधी फोन करते हैं, सीलमपुर की रैली में जरूर अटैक करते हैं, लेकिन उसके बाद से गायब हो जाते हैं। ये जो देखिए, स्ट्रैटेजी देख रहे हैं आप कांग्रेस की। राहुल गांधी बीमार हैं, ये सब मान सकते हैं कि चलिए बीमार हैं, लेकिन वही तो सवाल उठता है कि प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की दूसरी सबसे बड़ी नेता हैं, खड़गे जी दलितों, आप चाह रहे हैं कि दिल्ली से दलित वोट आप छीने भी आम आदमी पार्टी से, जो आपका वोट बैंक था, और आपके सबसे बड़े नेता जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो अभी तक किसी रैली में नहीं दिखाई दिए। जो विजय जी ने अभी एक बड़ा महत्वपूर्ण बीच में सवाल पूछा था संदीप दीक्षित को लेकर कि वो 10,000 वोट पाएंगे कि नहीं, 10,000 वोट उस सीट पे 10% बनता है। तो संदीप दीक्षित जो कांग्रेस के सबसे बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं, उनको लेकर के अभी तक ये शोर नहीं हो पा रहे हम लोग कि वो 10% वोट पाएंगे कि नहीं, और बाकी 69 सीटों की हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस का रिवाइवल सिर्फ 4 सीटों पे 10% वोट पाने से नहीं होगा, उसको चाहिए 70 सीटों पर 10% वोट, जो 70 सीटों पर आपको दिखाई दे रहा है कि वो रिवाइवल। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस का वोट बैंक अगर 4 से 8% भी हो जाए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि कांग्रेस को माननी चाहिए। वो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर वो 8% ले आती है, और कांग्रेस का टोटल वोट बैंक 8% आना, इससे बड़ी जीत कांग्रेस की मुझे इस समय आज की स्थिति में नहीं दिखाई दे रही। और एक और बड़ी चीज कि हम लोग बार बार अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के रिवाइवल पे बात करते हैं। मैं कहता हूं कि ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख का भी सवाल है। आप पूरा देश जीत चुके हैं, 2014 में आपने देश जीता, अकेले बहुमत की मजबूत सरकार बनाई, 2015 में आपकी पार्टी का क्या हाल हुआ, 2019 में आप उससे बड़ा बहुमत लेकर आए, आपकी पार्टी का क्या हाल हुआ, तीसरी बार आपने केंद्र में सरकार बनाई, आपकी पार्टी अब चुनावी मैदान में अगर इस बार बीजेपी नहीं जीती तो सवाल तो वहां पर भी एक रंज, दुख, तकलीफ तो पीएम के अंदर भी रहेगी। कांटे का जिक्र किया, हाँ। जख्म में जो कांटा है वो अरे सर, उनके लिए भी ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है कि आप पूरा देश जीत लेते हैं, लेकिन दिल्ली में आकर आपको बार बार हार का सामना करना पड़ता है, और ये तीसरा मौका होगा। इसके बाद शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास उतना बेहतर मौका दिल्ली को लेकर ना बचे। तो इसीलिए ये चुनाव केवल केजरीवाल के लिए अग्नि परीक्षा नहीं है, ये अरविंद कांग्रेस के लिए है कि वो 10% के आंकड़े तक पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए है कि किसी तरह जब आप देश जीत चुके हैं तो दिल्ली जीत के एक बार दिखाइए। तो लड़ाई तीनों के लिए उतनी ही मुश्किल है, और तीनों को अपनी साख को बचाना है। मैं इसमें एक बात और कहूंगा कि हम ये कांग्रेस पार्टी मन से लड़ रही है, स्ट्रेटेजिकली बैकफुट पे है, ये एक चर्चा हो चुकी है। मैं एक अलग पिक्चर पेश कर रहा हूं इसकी, कि जिस भी राज्य में बीजेपी नंबर 1 पार्टी है, वहां गैर बीजेपी पार्टियों का मिलके लड़ना उनको फायदे में नजर आता है। जहां बीजेपी नंबर 1 पार्टी नहीं है, वहां गैर बीजेपी पार्टियों को अलग अलग लड़ना फायदे में नजर आता है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली की बात हम कर ही रहे हैं, जैसे ही विधानसभा चुनाव होते हैं या इवन लोकसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी तलवारें तान के खड़ी हो जाती हैं। जहां पर इसके अलावा या फिर चलिए यूपी के अंदर जहां बीजेपी नंबर 1 पार्टी है, यही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी नहीं खड़ी हुई ना। उपचुनाव के 9 सीटों पर चुनाव हुए, नहीं खड़ी हुई कांग्रेस। अजय राय तलवारें लेके खड़े रहते थे समाजवादी पार्टी के खिलाफ, नहीं लड़ी कांग्रेस।
पंजाब में जहां पे बीजेपी नंबर 1 पार्टी नहीं है, अलग अलग लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी। हर बिहार जहां पे बीजेपी उस तरह से नंबर 1 नहीं है, अपना कांग्रेस पार्टी शराफत से मिलकर लड़ती है लालू के साथ, जितनी सीटें दे दीजिए। तो जहां बीजेपी नंबर 1 पार्टी नहीं है, वहां हमें इस चश्मे से भी देखना पड़ेगा कि जो बात हम कर रहे हैं कि स्ट्रेटेजिकली बैकफुट पे गए हैं, जानबूझ कर नहीं लड़ रहे हैं, ठीक है, वो कांग्रेस के अपने अस्तित्व की लड़ाई भी है। आला कमान को अल्टीमेटली अपने कार्यकर्ताओं को बताना ही है कि एक पार्टी के तौर पर कांग्रेस सरेंडर नहीं कर सकती है, वो सब बातें अपनी जगह सही हैं। लेकिन जहां पर भी बीजेपी सत्ता में नहीं है या नंबर 1 पार्टी नहीं है, वहां गैर बीजेपी पार्टी, जिन्हें आज की तारीख में हम इंडिया ब्लॉक की पार्टियां कह सकते हैं, वो अगर अलग अलग लड़ती हैं तो इसमें हमें एक रणनीति ढूंढनी चाहिए। ठीक है। विजय जी, जो हम हमेशा लोकसभा चुनाव में देख रहे हैं पिछले 2 चुनाव से कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता 7 की 7 सीट सौंपती है, लेकिन वही दिल्ली जो है वो विधानसभा चुनावों में बीजेपी की तरफ नहीं आती है। लेकिन बीजेपी इस बार कह रही है कि जो ऑलरेडी आप लोगों को सुविधाएं केजरीवाल दे रहे हैं, वो सुविधाएं हम आपको देंगे, उसके साथ में बाकी और रेवड़ियां भी दे देंगे। तो जो वोटर बीजेपी के लिए लॉयल है और जो उन्हें केंद्र में सत्ता सौंपता है, वो क्या अब अरविंद केजरीवाल से इधर बीजेपी की तरफ शिफ्ट नहीं होगा? वही पहले भी बात मैंने कही कि बीजेपी को अपने वोटर को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़ा नहीं करना है। बीजेपी की इस बार की एक्सरसाइज है कि जो 38 और 55% का डिफरेंस है, विधानसभा में 38%, लोकसभा में 55%, वो 55% वोट को कितना रिटेन कर सकते, कहाँ पर गिरने से रोक सकते, मतलब 38% से वो कहाँ ऊपर ले जाती है। और इसमें एंटी अरविंद केजरीवाल होने की जरूरत नहीं, उसे अपने वोट बैंक को, अपने वोटर को कैसे खींच के ला सकती है। 38 से यदि वो 43 पर आ जाती है, 5% का भी इजाफा कर लेती है, तो ये चुनाव नतीजों को बदलने में बड़ी भूमिका निभाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उसको कन्विंस करना नहीं है किसी को, उसके पास है भाई, वो 55% वोट जिसने दिया है वो बीजेपी को ही वोट दिया ना उसने, तो वो 55% वोट को ना करते करते, नाराज करते करते 55 से 40 पे 45 पे ले आए, 42-43 पे ले आए, तो सब कुछ बदल जाएगा। वो नहीं हो रहा था ना पिछली बारों में, नहीं हुआ। अब ऐसा है कि फर्स्ट इलेक्शन जो 2014-15 का इलेक्शन है अरविंद केजरीवाल, उसको आज की तारीख में नहीं देखना चाहिए। वो तो बिल्कुल नए तरीके का इलेक्शन था। वो तो एक ऐसी फिल्म थी कि जिसमें हीरो नया नया पहली बार आया था और उसके डांस, उसका एक्शन वो ऋतिक रोशन था। फिर 2020 में भी वो चल गया, लेकिन 2025 में वो नहीं है, वो हीरो वो का वही है, उसके एक्शन वो के वही है। तो उसमें केवल अपने को कन्विंस करना है कि कैसे हमारा वोटर हमारे पास सस्टेन कर ले। और ये एक्सरसाइज में संघ की भूमिका कितनी होती है, जो उसके 250 विस्तारक बताया जाता है कि लगे हैं दिल्ली में, वो कितना कर सकते हैं। हालांकि ये सब बातें चुनावों से पहले होती है। ये तो वही पार्टी है जो कहती है हम अर्ध पन्ना प्रमुख बनाते हैं, पन्ना प्रमुख बनाते हैं, और फिर जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हो जाते हैं तो कहते हैं कि बीएलओ ने हमारे वोट काट दिए थे। अरे वोट काट दिए थे तो अर्ध पन्ना प्रमुख क्या कर रहा था इस चुनाव से पहले? इसलिए नतीजों में बहुत फर्क होता है। पार्टी के पास नेता कोई नहीं है, ये भी साफ है। अमित शाह इस पूरे इलेक्शन को देख रहे हैं, अमित शाह किस तरह से इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। लीडर की कंफ्यूजन उनके पास है, जो लीडर हैं अपने आप समझते हैं, उसमें कुछ नए लोग मंत्री बन, कुछ एमपी हो गए हैं, कुछ और हो गए हैं, उनकी जमीन पे कोई वो नहीं है पकड़, तो इसलिए बहुत सारी चीज। लेकिन बीजेपी को केवल अपने को सुलझाना है। एक सप्लीमेंट्री सवाल है सर कि 5 तारीख को नरेंद्र मोदी जी का कुंभ में जाकर नहाना, क्या ये उसी अपने वोटर को उस दिन ये याद दिलाना है, भैया चले जाओ वोट देने, फिर तभी पाप धुलेंगे? मुख्य चुनाव आयुक्त बैठे हैं, तो देखेंगे कि क्या उनको जवाब देना चाहिए इस पर कि ठीक है वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। देखिए मुझे जो लग रहा है ना कि 2 ही फैक्टर है। एक तो है कि रेवड़ी वाला जो है ना वो काम करेगा, और महिलाओं में खास तौर पे काम करेगा। महिलाओं में बिल्कुल उसमें लेकर के नहीं है, पैसा मिला नहीं है, 1000 रुपया भी नहीं मिला है, लेकिन जो एक उम्मीद होती है ना कि इसने दिया है तो वही देगा, ये एक उम्मीद है। दूसरी बात जो है, जो बता रहे थे कि चेहरा नहीं है केजरीवाल के सामने कौन, ये जो 2 फैक्टर है ना, ये जो है वो आम आदमी पार्टी को फेवरेट बनाते हैं निश्चित तौर पर इन चुनावों में, इसमें कोई 2 राय नहीं है। और तीसरा है बीजेपी का कमजोर रणनीति। अगर आपको आम आदमी पार्टी से लाए हुए कैंडिडेट्स को ही कैंडिडेट बनाना था तो पहले बना देते। अगर आपको वही 2100 के जवाब में 2500 देना था तो पहले घोषित कर देते।
उसमें ये इंतजार क्यों किया कि अब जा करके जब चुनाव आ गए हैं तब आप घोषित कर रहे हैं? तो आप जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन शुरू करवाया था, आप भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे ना। उसमें जो एक लेट लतीफी हुई है, आप दौड़े तो हैं लेकिन इतनी देर से आपने स्टार्ट लिया है कि वो जो डिस्टेंस है उसको कवर करना थोड़ा मुश्किल है। तो ये दो बड़े फैक्टर हैं जो कि करेंगे। लेकिन इसमें अरविंद के जो, फिर मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि एंटी इंकम्बेंसी, मैं पुराने दिनों की बात कर रहा हूं कि एंटी इंकम्बेंसी चलती है। 10 साल के बाद नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी एंटी इंकम्बेंसी हुई, 240 सीटों तो पर 303 पे 240 पर आ गए। ठीक है, 240 आए ना, कम हुआ ना। वो कम होंगे अगर, क्योंकि अब 62 वाला इलेक्शन नहीं है कि 67 और 62 सीटें जीतने वाला ये चुनाव मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अगर वो 50 या 45 के बीच में भी आते हैं तो एक जो फैक्टर रहेगा ना कि बीजेपी जिस तरीके से चीजों को मैनेज करती है, जो कि लोग कहते हैं, आम आदमी पार्टी में ही कहते हैं 50 से नीचे आए तब तो सरकार नहीं चलने देगी बीजेपी। नहीं, अरविंद नहीं केजरीवाल ने नहीं- कहा नहीं है कि चलने देगी 55 से सरकार। नीचे लेकिन लाओगे उसमें तो तो पार्टी अरविंद केजरीवाल साहब को क्रेडिट देनी चाहिए कि उनकी पार्टी नहीं टूटी, तमाम हाँ, ये देशों बात के है, बाद। बिल्कुल। लेकिन एक चीज को मैं कहूँ कि जैसे सड़कों की ये सारी बातें हुई, मैं दूसरे तरीके से देखता हूँ कि डेवलपमेंट जो है वो क्यों नहीं इशू बनता, क्योंकि हम हिंदू धर्म को देखें तो उसमें दो रूप माने जाते हैं ईश्वर के, एक साकार रूप, एक निराकार रूप, द्वैत और अद्वैत। तो निराकार रूप हम सब मानते हैं, लेकिन हमें महसूस नहीं होता। हम हनुमान जी की मूर्ति देखकर ही है ना सोचते हैं कि अरे भैया इनसे डरना, थोड़ा सा माफ करना। तो ये जो रेवड़ी है ना वो साकार रूप है, वो तुरंत महसूस होती है। डेवलपमेंट हमें महसूस ही नहीं होता, कितना कर दिया कितना नहीं किया। तो साकार रूप में अरविंद केजरीवाल बहुत भारी है, ठीक नहीं है। तो फिर तो निगेटिव वो वोट नहीं नेगेटिव, पड़ता ना सर। हाँ कभी निगेटिव वोट नहीं पड़ता, सरकारें कभी ये नहीं जाती, तब सरकार नहीं, नहीं अब जाती तो कि पूरी काम नहीं पॉलिटिक्स करना। बदल गई ना अभी- सर। अभी- अब रेवड़ी की जो पॉलिटिक्स है वो अभी पिछले 5 साल 10 साल में बिल्कुल, हुई है, बिल्कुल। और उसने हर एक जगह साकार रूप को, चाहे वो वहाँ हो झारखंड में। तो विक्रांत जी, इस लंबी चौड़ी चर्चा के बाद ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि बेशक लड़ाई टाइट है, कांटे का मुकाबला है, लेकिन अभी भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई चेहरा नहीं है, इसलिए उनका पलड़ा हल्का सा भारी नजर आ रहा है। आपको, आप मान रहे हैं यही बात है? हल्का सा नहीं, मुझे अभी वो काफ़ी एज दिखाई दे रही है। अगर, क्योंकि ये लास्ट क्रूशियल वीक है, इसमें प्रधानमंत्री जी को आना है, कांग्रेस अपनी जो पूरी ताकत अब झोंकने की बात कर रही है, वो कितनी ताकत झोंकती है, क्या उसका फ़र्क पड़ेगा, इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल और दूसरे नंबर की पार्टी के बीच में एक फ़र्क है, और वो बड़ा फ़र्क है। उसको पाटना अगर है तो बीजेपी की तरफ से कुछ बड़े इंतजाम इस चुनाव में अभी करते हुए दिखाई देना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे उसमें हम एक बात कर रहे होंगे जो इस चर्चा में हमने बहुत ज्यादा फोकस होकर नहीं की, कि महिलाओं ने चुनाव पलट दिया। मतलब कमोबेश हम इस रूप में कह रहे होंगे, और मैं ये बात खाली दिल्ली के संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ, ये बात लगभग तय चुकी है। 17 में, 22 में यूपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर, और 2023 में जो महिला जो लाडली बहना योजना वो लेके आए, उसके बाद तो हर राज्य में महिलाओं की फोकस करते हुए जो बनी, जो कि दिल्ली में भी है। और दिल्ली में भी हम जब जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो ये बात सामने आती है कि महिलाएं जो हैं वो केजरीवाल को लेके उनके अंदर एक वोटर के तौर पे एक आकर्षण है, वो पॉजिटिव है। तो ये एक महिला फैक्टर है। ये भी अगले 3-4 दिनों में, 5-6 दिनों में, अगर नरेंद्र मोदी कोई अपने हैट से, जो वो कई बार निकालते हैं, एक बिल्कुल सफेद रंग का कबूतर, नया खरगोश, तो अगर वो निकाल लेंगे तो शायद कुछ बदलाव हो सकता है। लेकिन आज की स्थिति वही है जो हमने लगातार बात की कि एडवांटेज अरविंद केजरीवाल मुझे भी नजर आ रहा है। देखिए, इसमें एक बात मैं जोड़ूंगा कि महिला वोटरों का जहां तक है, निश्चित तौर पर 2100 वाला जो है उनके बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर स्कीम है, और साथ ही साथ जो बिजली का भी पैसा बचता है या पानी का भी पैसा बचता है वो भी उनके पास है। एक नेगेटिव जो बीच में आया था, और कई सारी महिलाओं से मेरी बात हुई, वो शराब को लेकर के था। जो फ्री शराब जो दी अरविंद केजरीवाल ने, 1 पर 1 बोतल फ्री, उसका जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ वो महिलाओं पे हुआ, और उसको लेकर के बहुत नाराजगी थी। गली गली में ठेके खुले, ये भी बात आप हाँ, ठीक है, जानिएगा, ये बिल्कुल ये एक चीज फैक्टर है, ये फैक्टर है, और उसको लेकर के महिलाओं में नाराजगी थी। हालांकि अब वो बीते दिनों की बात हो गई, लेकिन वो फैक्टर क्या काम करेगा कि नहीं करेगा ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो महिला फैक्टर है, ये निश्चित तौर पर है, और ये इसका जो हमें रिजोनेंस है 2100 का या बाकी चीजों का, वो हमें महिला वोटरों में दिखाई पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ ये जो शराब वाली बात है ना, उसको भुना नहीं पाया विपक्ष, लेकिन उसका एक इम्पैक्ट दिखा था पिछले दिनों, और उस कितना इम्पैक्ट दिखता है ये देखना पड़ेगा। महिला वोटर हमेशा इंपॉर्टेंट है, और आकर्षण जैसे बात हुई उनका अरविंद जी के साथ है। लेकिन मैं तो, मेरा मूल सवाल अब भी वही है कि क्या कोड केजरीवाल को डिकोड कर पाएंगे कांग्रेस या बीजेपी, जो भी है। अगर वो डिकोड कर लिया तो सब नतीजे कुछ अलग होंगे,
नहीं कर पाए तो ये सारे तर्क जो है, वैसे इतनी चर्चा तो शायद पॉलिटिकल पार्टीज ने भी नहीं की। Thank you. तो बिल्कुल देखिए, कोड केजरीवाल, जी हाँ, यही डिकोड करना है बीजेपी और कांग्रेस को, लेकिन अभी मुकाबला बेहद रोमांचक है। अब जनता को तय करना है कि 5 तारीख को वो किसे दिल्ली की सत्ता सौंपेंगे। राउंड टेबल चर्चा में आप सब लोग जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का भी। थैंक यू।